हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं गौरव शर्मा, प्रवक्ता स्टार पेपर मिल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज सहारनपुर से। आज मैं आपको कक्षा 10 का वाणिज्य विषय के व्यापारिक बैंक के बारे में समझाने वाला हूं। आज हम अपने इस पीरियड में व्यापारिक बैंक क्या होता है और भी इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें जानेंगे। तो चलिए करते हैं शुरू और आपको बताते हैं कि आज हम क्या क्या नई चीज़ सीखने वाले हैं। जी हाँ, सबसे पहले बात करते हैं बैंक के परिचय की। बैंक होता क्या है। जैसे कि आप यहाँ पे बहुत सारे बैंकों के नाम देख रहे हैं, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक। ऐसे बहुत सारे बैंक आपने अपने आसपास अपने शहर में देखे होंगे। ये वो बैंक होते हैं जहाँ पर कोई भी आम जनता, कोई भी आम नागरिक जाकर अपना बैंक में खाता खोल सकता है, रुपए का लेन देन कर सकता है और किसी आवश्यकता होती है, आवश्यकता के अनुरूप वो अपने ऋण लेकर अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं। तो अगर बात करें बैंक के परिचय की, तो आप देखते हैं कि बैंक एक ऐसी संस्था है जहां लोग अपना अतिरिक्त धन जमा करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर ऋण के रूप में धन प्राप्त करते हैं। यानी कि जिन्हें आवश्यकता होती है वो ऋण के रूप में अपना धन प्राप्त करते हैं, और जिनके पास आवश्यकता से अधिक धन होता है, जैसे आप एक एग्जाम्पल से समझेंगे कि अगर आपके पिताजी कोई नौकरी करते हैं या अपना व्यवसाय करते हैं और वो प्रति माह 5 से 10 हज़ार रुपये आराम से बचा लेते हैं, अतिरिक्त अपने घर के सारे खर्च वगैरह लगाकर, उसके बाद जो वो धनराशि बचा लेते हैं उसको वो बैंक में जमा करा सकते हैं अपने खाते खोलकर। इसके बारे में हम आगे जानेंगे। सामान्य बैंक के बारे में आपने पढ़ा होगा, इसके अलग से पार्ट है आपका, अलग से लेसन है जहाँ पे आपने पढ़ा होगा। लेकिन आज मैं जो बात करने वाला हूँ वो करने वाला हूँ व्यापारिक बैंक के बारे में। जी हाँ, व्यापारिक बैंक के बारे में। बैंक का हमारे जीवन में बहुत महत्व है और किसी भी देश के आर्थिक विकास में बैंकों का होना बहुत आवश्यक है। वे सभी बैंक जहां सामान्य जनता यानी कि हम लोग, आप लोग अपने खाते खोल सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं, और व्यापारिक उन्हें ही व्यापारिक बैंक कहते हैं। आपने व्यापारिक बैंक और सामान्य बैंक में कोई खास अंतर नहीं है। इन्हीं बैंकों को अंग्रेजी में कमर्शियल बैंक कहते हैं। आइए चलते हैं, जानते हैं हम आज क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या जानेंगे। जी हाँ, कमर्शियल बैंक, व्यापारिक बैंक का अर्थ, परिभाषा, इसके अलावा हम व्यापारिक बैंक के प्रकार, भारत में व्यापारिक बैंक का विकास, व्यापारिक बैंक के कार्य और व्यापारिक बैंक के दोष, और ऐसी वो व्यापारिक बैंक की कठिनाइयाँ जिनके कारण व्यापारिक बैंक आज भारत में इतने ज़्यादा प्रसिद्ध और इतने ज़्यादा विकास नहीं उनमें हो पाया है, उसमें उन्नति के सुझाव क्या हो सकते हैं वो हम आज देने वाले हैं। ऐसे बहुत सारे बैंक जो आप अपने आसपास देख पा रहे हैं अपने शहर में, जो जनरली हम लोग जहाँ पर विजिट करते हैं वो हमारे सारे के सारे व्यापारिक बैंक होते हैं। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं व्यापारिक बैंक का अर्थ और परिभाषा। तो बच्चों, ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। सभी बच्चे एक बार सोचेंगे पहले स्टार्ट करने से पहले कि क्या वो कभी बैंक गए हैं या नहीं गए हैं। अगर आप कॉमर्स पढ़ना चाहते हैं तो मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। कॉमर्स पढ़ने के लिए अगर आप 50% अपनी बुकीज़ नॉलेज यानी कि किताबी अध्ययन करना चाहते हैं तो 50% आपको बाहरी अध्ययन भी होना पड़ेगा। बाहरी अध्ययन का मतलब है जो हमारे आम जीवन की बातें होती हैं। जैसे कि आप एक कॉमर्स के छात्र हो तो आगे आप 11वीं में पढ़ोगे, 12वीं में पढ़ोगे, तो कोशिश करें कि मैक्सिमम बच्चे बैंक में ज़रूर जाया करें अपने घर के कार्यों को लेकर, डाकखाने में आप जाया करें। उसके अलावा आप जितनी भी बीमा संस्थाएँ होती हैं या और भी जो आपके धन संबंधी लेन देन या कॉमर्स से संबंधित लेन देन होते हैं, जैसे कि बाज़ार है, शॉपिंग करना हुआ, इन सब में आप जितना ज़्यादा अपना थोड़ा बहुत समय दे पाएंगे उतना आप और अच्छा सीख पाएंगे। क्योंकि हमारा जो ये सब्जेक्ट है ये एक प्रोफेशनल सब्जेक्ट है, जिसे आप जितना प्रैक्टिकली समझेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। तो बात करते हैं व्यापारिक बैंक के अर्थ की। इन बैंकों की पूंजी एक से अधिक व्यक्तियों और संस्थाओं को प्रदान की जाती है। जी हाँ, सबसे बड़ी बात है, अगर मैं बात करूँ इन बैंकों के बारे में, तो इन बैंकों की जो पूंजी होती है वो एक से अधिक व्यक्तियों और संस्थाओं द्वारा प्रदान की जाती है। यानी कि इनकी जॉइंट कैपिटल होती है, इनकी पूंजी जनता में बटी होती है। किसी एक व्यक्ति या सरकार के द्वारा पैसा लगाकर ये बैंक नहीं खोले जाते। इन बैंकों में सबसे अच्छी बात ये आती है कि ये बैंक विभिन्न प्रकार की अलग अलग मतलब टुकड़ों में बटे होते हैं। जैसे आपको एक उदाहरण भी मैं देना चाहूँगा। अगर किसी बैंक की 1 करोड़ रुपए की पूंजी है, 1 करोड़ रुपए की कुल पूंजी आपने पढ़ी होगी। अब पूंजी का मतलब होता है
कुल वो मात्रा धन की जो उसे प्रारंभ करने में लगा है, किसी भी व्यापार को, किसी भी बैंक को। तो 1 करोड़ है, तो अगर वो अलग अलग 100 रुपये के 1 लाख टुकड़े, जी हाँ 100 रुपये के 1 लाख टुकड़े इसके बना दे और कहे कि जनता आप आइए और हमारे बैंक में पैसा लगाइए, शेयर जिसे हम कहते हैं खरीदिए। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ लोग बच्चे मिलकर कुछ थोड़ी बहुत पार्टी वार्टी करते हैं ना, आप लोग थोड़ा बहुत खर्च लगाकर कि भैया 10-10 रुपये सबने इकट्ठे कर लिए, 50-50 100 रुपये इकट्ठे कर लिए। ऐसे ही यहाँ पर कंपनी यानी कि व्यापारिक बैंक एक कंपनी की तरह ही होते हैं और इनकी पूंजी जनता में विभिन्न संस्थाओं में बटी होती है, प्रदान की जाती है। जी हाँ, इन्हें संयुक्त पूंजी बैंक इसीलिए कहा जाता है। ये जो नाम आप देख रहे हो संयुक्त पूंजी बैंक, ये इसीलिए कहा जाता है। इन्हें हम जॉइंट कैपिटल बैंक भी कहते हैं। जी हाँ बच्चों, जॉइंट कैपिटल बैंक। अब देखो जॉइंट कैपिटल बैंक हिंदी में बोला आपने संयुक्त पूंजी बैंक, तो जॉइंट कैपिटल बैंक क्या हुआ? जॉइंट मतलब जो जुड़ा हुआ है, और कैपिटल तो वो कैपिटल जो जुड़ी हुई है, क्योंकि ये टुकड़ों में बटी होती है, जनता में बटी होती है, विभिन्न लोगों में बटी होती है, और उन सबको मिला दिया जाए तो वो एक पूंजी बन जाती है, जो कि व्यापारिक बैंक या संयुक्त पूंजी बैंक की पूंजी होती है। आप आज 2 नाम जानेंगे, व्यापारिक बैंक को संयुक्त पूंजी बैंक भी कहते हैं, इसे वाणिज्यिक बैंक भी कहते हैं, इंग्लिश में कमर्शियल बैंक कहते हैं। जी हाँ, कमर्शियल बैंक। पेपर में कभी कभी नाम बदल कर आ जाता है और हमें पता नहीं होता, हम सोचते हैं कि हमें याद नहीं है, तो याद रखें इंग्लिश में एक ही नाम है, आप नीचे देख पा रहे होंगे कमर्शियल बैंक, और हिंदी में इसके 3 नाम हैं, व्यापारिक, वाणिज्यिक और संयुक्त पूंजी, तीनों इसको कहते हैं। सामान्यतः इन बैंकों में व्यापार और उद्योगों की आवश्यकताओं के लिए सामान्य जनता को या सामान्य जनता के लिए लेन देन किए जाते हैं। यानी कि अगर इन बैंकों की मैं बात करूं तो इनका मुख्य उद्देश्य व्यापार, जी हाँ व्यापार और उद्योग और सामान्य जनता, ये 3 दर्जे के जो 3 सेक्टर हैं, यहाँ पर ये सहायता और सेवाएं प्रदान करते हैं। व्यापारियों को प्रदान करते हैं, हम लोग जो सामान्य जनता हमें प्रदान करते हैं, और उद्योगों जो इंडस्ट्रीज़ होती है जहाँ पर वस्तुएं बनती हैं उन्हें प्रदान करते हैं। ठीक है बच्चों, सामान्य जनता के लिए लेन देन करते हैं, जहाँ लोग अपने धन को विभिन्न खातों में जमा करते हैं। विभिन्न खाते कौन कौन से होते हैं? ऐसे 5 खाते बैंक में खोले जाते हैं। आपने उनके बारे में बैंक वाले सामान्य चैप्टर में पढ़ा होगा, लेकिन मैं फिर आपको याद दिला दूँ कौन कौन से खाते होते हैं। 5 खाते होते हैं। नंबर 1 बचत खाता, जी हाँ। नंबर 2 चालू खाता, जो कि किन के लिए होता है? व्यापारियों के लिए होता है, जी हाँ। नंबर 3 आवर्ती जमा खाता, जी हाँ आवर्ती जमा खाता। और नंबर 4 सावधि जमा खाता। सावधि यानी कि एक निश्चित अवधि के आधार पर, जिसे हम इंग्लिश में फिक्स डिपॉजिट कहते हैं, सावधि जमा खाता। और लास्ट होता है जिसे हम कहते हैं घरेलू बचत खाता, जिसमें घर की महिलाओं और बच्चों के लिए धन जोड़ने के लिए उन्हें एक गोलक दी जाती है, तो इसे घरेलू गोलक खाता भी कहते हैं। जी हाँ, सामान्यतः हम गुल्लक बोलते हैं, लेकिन सही प्रोनाउंसिएशन गोलक खाता होती है। तो ऐसे 5 खाते होते हैं, आपने इनके सबके बारे में पढ़ा, तो ठीक है बच्चों, ये हमने आज पढ़ा कि ये क्या क्या होते हैं, विभिन्न खातों में जमा कर सकते हैं, और जिन्हें आवश्यकता है वो यहाँ से ऋण भी ले सकते हैं। भारतीय कंपनी अधिनियम 1956, जो कंपनी एक्ट 1956 है, ये अब बदल चुका है, ये अब 2013, तो इसमें अब एक बात और जोड़ लीजिए, भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 हो चुका है, तो आप ये भी लिख सकते हैं 2013 के अंतर्गत स्थापित किए गए। आप 56 लिख देंगे वो भी सही रहेगा। परिभाषा पे चलते हैं। व्यापारिक बैंक वह बैंक जो लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से मुद्रा और साख में व्यवसाय करते हैं। मुद्रा मतलब धन, जैसे कि रुपया जमा करना, निकालना, और साख मतलब उधार, जैसे कि ऋण प्रदान करना। तो इन बैंकों को सामान्यतः हम जानते हैं व्यापारिक और वाणिज्यिक बैंक के नाम से। आगे चलते हैं, वाणिज्यिक या व्यापारिक बैंक के प्रकार। कुल मिलाकर बच्चों व्यापारिक बैंक 2 प्रकार के होते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, नीचे आपको टाइप ऑफ बैंक्स की एक फ़ोटो दिख पा रही है, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। जी हाँ, ये जो बैंक है जैसे 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका, जी आप देख सकते हैं, जो आपको यहाँ पर काले रंग में दिख पा रहा है शेड्यूल बैंक
और नॉन शेड्यूल। हिंदी में कहेंगे अनुसूचित बैंक और गैर अनुसूचित बैंक। अनुसूचित बैंक कौन से होते हैं? इंग्लिश में शेड्यूल बैंक कहते हैं। ऐसे बैंक जिनका नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की द्वितीय सूची में, क्योंकि पहली सूची में तो लिमिट जो सेलेक्टेड बैंक होते हैं वो बैंक आते हैं, और सेकंड जो आपकी लिस्ट होती है जिसे हम हिंदी में द्वितीय सूची कहते हैं, वहाँ पर जिन बैंकों का नाम होता है उन्हें हम अनुसूचित बैंक कहते हैं। तो पेपर में जब भी आए आप बस इतना ध्यान रखें कि द्वितीय सूची में रिजर्व बैंक आरबीआई की द्वितीय सूची में जो भी बैंक होते हैं वो अनुसूचित बैंक कहलाते हैं। और जस्ट इसका अपोजिट कर लीजिए, विपरीत कर लीजिए, जिन बैंकों का नाम रिजर्व बैंक की द्वितीय सूची में नहीं होता उन्हें हम अनुसूचित बैंक कहते हैं। अब आप देख सकते हैं कि शेड्यूल्ड बैंक, जी हाँ, शेड्यूल्ड बैंक और नॉन शेड्यूल्ड बैंक। तो शेड्यूल्ड बैंक भी दो प्रकार की, कमर्शियल और कोऑपरेटिव। कमर्शियल से आगे चलेंगे तो प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, फॉरेन बैंक, रीजनल, रूरल। और अगर कोऑपरेटिव की बात करेंगे तो स्टेट कोऑपरेटिव, सेंट्रल कोऑपरेटिव, प्राइमरी एग्रीकल्चर, ये सारे बैंक। ठीक है बच्चों। इसके बाद आप देख सकते हैं जो हमारे प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं वो तो आप लोग जानते ही हैं, अलग अलग नाम से, जैसे एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक, आईडीबीआई, ये सब हमारे प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं। और पब्लिक सेक्टर में आते हैं एसबीआई बैंक एंड एसोसिएट्स, इसलिए कहा गया है क्योंकि पहले एसबीआई की अलग अलग शाखाएं अलग अलग नाम से, जैसे एसबीआई बैंक ऑफ, जी हाँ, पटियाला, ठीक है, ऐसी बीकानेर, लेकिन सब अब एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से ही जाने जाते हैं। उसके अलावा हमारे 19 नेशनलाइज बैंक है जिनको मैं अलग आपको पढ़ाने वाला हूँ। इसका एक अलग पार्ट है नेशनलाइज बैंक का, वहाँ हम इसको पढ़ेंगे। तो फिलहाल आप ये समझिए कि अनुसूचित बैंक वे बैंक होते हैं जो द्वितीय सूची में आते हैं आरबीआई की, और गैर अनुसूचित बैंक वे बैंक होते हैं जो द्वितीय सूची में नहीं आते। चलिए आगे चलते हैं और आगे बताते हैं आपको अगला हमारा जो भी टॉपिक है। तो अगर बात करें आगे भारत में बैंकों का विकास, भारत में व्यापारिक बैंकों के विकास की अगर बात करें तो सर्वप्रथम भारत में 1770 ईस्वी में पहला बैंक बना था जिसका नाम था द बैंक ऑफ हिंदुस्तान, यदि बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जो कोलकाता में बना था। जी हाँ, अंग्रेज़ों द्वारा ही बनाया गया था क्योंकि उस समय अंग्रेज़ों का शासन ही चला करता था। तो आप जानते हैं कि द बैंक ऑफ हिंदुस्तान, आप देख पा रहे हैं कि द बैंक ऑफ हिंदुस्तान भारत में सबसे पहला बैंक था। इसके पश्चात अलग अलग बैंक बने हैं, लेकिन जैसे बंगाल बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और अन्य बैंक, लेकिन ये बैंक अधिक समय तक चलन में नहीं रह सके, इसलिए ये बंद हो गए, इनका पतन हो गया, ये घाटे में चले गए। और ये लॉन्ग टर्म्स, कोई बैंक 2 साल, कोई बैंक 3 साल, कोई बैंक 5 साल, इससे ज़्यादा नहीं चल पाए। अगर मैं बात करूं वर्तमान समय में तो देश भर में कुल 300 बैंक हैं, जिनमें से इनमें अधिक बैंक निजी स्वामित्व में आते हैं, यानी कि प्राइवेट सेक्टर में आते हैं, और शेष बैंक जो आपके सरकारी स्वामित्व में आते हैं। तो ऐसे लगभग 300 बैंक हैं जिनमें से सरकारी स्वामित्व में आते हैं, और बहुत सारे बैंक, यानी कि अगर 60% से ज़्यादा बैंक में कहूँ तो वो प्राइवेट सेक्टर में आते हैं। आप इनके सभी के नाम जानते हैं, जैसे आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, जी हाँ, उसके अलावा कोटक बैंक भी होता है, आपने सुना होगा। कुछ छोटे शहरों में ये नहीं होते, सिटी बैंक होता है, जी हाँ। उसके अलावा बहुत सारे, एक्सिस बैंक आप लोग जानते हैं। तो ये वो सारे बैंक हैं जो हमारे प्राइवेट सेक्टर में आते हैं, लेकिन ये भी कमर्शियल बैंक की श्रेणी में ही आते हैं, इसलिए आज हम इनके बारे में बात कर रहे हैं। अगला बात करते हैं व्यापारिक बैंक के कार्य। देखिए, व्यापारिक बैंक के वो ही कार्य होते हैं जो एक सामान्य बैंक के कार्य होते हैं। अगर आप एक सामान्य बैंकों के कार्य पढ़ेंगे तो आपको वही कार्य नज़र आएंगे जो कार्य यहाँ व्यापारिक बैंक के हैं। जी हाँ, आप देख सकते हैं 2 प्रकार के कार्य यहाँ पर दिख रहे हैं आपको चार्ट में। एक कार्य है प्राइमरी और एक है सेकेंडरी। ये अलग अलग कार्य आपको दिख रहे हैं। सबसे पहला कार्य आता है जमा स्वीकार करना। अब ये जमा स्वीकार करना मतलब बैंक ग्राहकों से उनके द्वारा बैंक में 5 प्रकार के खाते खोलकर धन जमा करता है। आप जानते हैं 5 प्रकार के खाते आप बैंक में खोल सकते हैं जिनमें आप अपना धन जमा कर सकते हैं। 5 प्रकार में से एक प्रकार व्यापारियों के लिए होता है जिस पर ब्याज नहीं मिलता। एक प्रकार आपका जिसे हम कहते हैं स्थायी जमा खाता जिस पर सर्वाधिक ब्याज मिलता है।
और बचत खाता जो हम सामान्य अपनी ज़रूरतों के लिए या अपनी अधिक थोड़ी सी भी जमा के लिए खोलते हैं, वो होता है बचत खाता। तो जमा स्वीकार करना मतलब ग्राहकों द्वारा, जनता द्वारा बैंक में खाते खोलकर उनमें धनराशि जमा करना होता है। अगला आता है ऋण उधार देना। बैंक का ये द्वितीय कार्य है मुख्य कार्य के रूप में कि बैंक जिन लोगों को, जिन व्यापारियों को, जिन उद्योगपतियों को धन की आवश्यकता होती है अपने व्यापार के लिए, घर की ज़रूरत के लिए और अपने उद्योग को बढ़ाने के लिए, तो ये बैंक उन सभी को ऋण प्रदान करते हैं। जी हाँ, उन सभी को ऋण प्रदान करते हैं। बिलों को बनाना, देखिए बिलों को बनाना मतलब कि आप ध्यान से देखेंगे कि ये बनाना भी कह सकते हैं, इसको भुनाना भी कह सकते हैं, आप दोनों कह सकते हैं, बनाना भी कह सकते हैं और भुनाना भी कह सकते हैं। भुनाना मतलब क्या होता है, आप लोग जानते हैं कॉमर्स में आपका एक पार्ट है जिसका नाम है, जी हाँ, व्यापारिक परिलेख या बिल ऑफ एक्सचेंज, BR और BP। आप दो बिलों के बारे में जानते होंगे, BR और BP। ये बिल सामान्यतः व्यापारी लिखते हैं जब किसी दूसरे व्यापारी से उधार माल खरीदते हैं या बेचते हैं, और ऐसे बिलों को छूट पर बैंक भुनाने का कार्य भी करता है। अभिगोपन कार्य, अभिगोपन कार्य कौन सा कार्य होता है, जब बैंक कंपनियों के शेयर्स बिकवाता है और उसका कमीशन लेता है। किसानों को ऋण प्रदान करना भी बैंक का एक कार्य है, जो किसान अपनी खेती के लिए, अपने फसल के लिए, बीज खरीदने के लिए, हल खरीदने के लिए या सिंचाई के लिए ऋण बैंक से ले सकते हैं। मूल्यवान वस्तुओं की रक्षा करना, ये भी बैंक का एक बहुत बड़ा कार्य है। देख सकते हैं आप नीचे यहाँ पर आपको लॉकर दिखाई दे रहे हैं। ये लॉकर बैंक में होते हैं, इन्हें आपको नंबर वाइज अलग अलग मिल जाते हैं, जिनका एक निश्चित शुल्क बैंक द्वारा वसूला जाता है जो वार्षिक होता है। इन लॉकर में आप अपने घर की जो भी कीमती वस्तुएं हैं, जैसे गहने, मकान, दुकान के कागज़ और भी ज़रूरत की और भी कीमती चीज़ें आप यहाँ पर रख सकते हैं, जो बैंक द्वारा एक कार्य के रूप में किया जाता है। मूल्यवान वस्तु की रक्षा करना। एजेंट संबंधी कार्य, बैंक हमारा एजेंट भी होता है और हम बैंक के प्रधान होते हैं। अगर हमने बैंक में खाता खोला है तो ऐसे में बैंक हमारे आदेशानुसार बहुत सारे कार्य करता है। ये कार्य बैंक हमारे आदेशानुसार ही करता है, जैसे कि कहीं दूसरे शहर में धन हस्तांतरित करना, जैसे कि बिल को बुलाना, जैसे कि चेक का भुगतान करना, ऐसे बहुत सारे कार्य, ऐसे ही बीमा की किस्त का भुगतान करना, ऐसे अनेकों कार्य बैंक हमारे लिए करता है। इसलिए बैंक हमारा एजेंट भी होता है। बात करते हैं व्यापारिक बैंकों की कठिनाइयाँ। व्यापारिक बैंकों की कठिनाइयाँ या दोष क्या होते हैं? व्यापारिक बैंकों की कठिनाइयाँ, जी हाँ, सबसे पहली कठिनाई की बात करेंगे बैंकों के प्रति अविश्वास। आप जानते हैं प्राचीन काल से ही भारत में कमर्शियल बैंक खुले और बंद होते चले गए, कोई 2 वर्ष, कोई 5 वर्ष, ऐसे इससे ज़्यादा नहीं खुले। इसके बाद जनता का इन बैंकों से थोड़ा सा विश्वास कम होता चला गया, जिस कारण आज बैंक कठिनाई में है। आज प्राइवेट सेक्टर के बैंक अच्छे चल रहे हैं सरकारी सेक्टर की अपेक्षा। उसके लिए बैंक में आज लोग विश्वास तो करते हैं, पर थोड़ी बहुत उनमें डर बना रहता है कि कहीं हमारा नुकसान ना हो जाए। जी हाँ, बात करते हैं सरकारी प्रोत्साहन में कमी। इन बैंकों को सरकार का जो प्रोत्साहन है धन संबंधी या कोई सुविधा संबंधी, जी हाँ, वो कम मिलता है या कमी थी उसमें। ये भी इनकी कठिनाइयों का, ये भी इनके पतन का एक कारण है। पूंजी में कमी आना, इन बैंकों में धन की कमी इसलिए है क्योंकि इन बैंकों को जो सहायता प्रदान है वो बहुत कम की जाती है और पूंजी में इनकी कमी आ जाती है, और इनकी पूंजी में कमी आ जाने के कारण इन बैंकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। विदेशी व्यापार पर विदेशियों का नियंत्रण, देखिए जो विदेशी व्यापार हैं, जैसे भारत से विदेश में कोई आयात करना या निर्यात करना, उस समय जो भी लेन देन बाहर से किए जाते हैं, उन लेन देनों में जो बाहर के विदेशी बैंक हैं या जो विदेशी कंपनियां हैं, उनका नियंत्रण अत्यधिक बढ़ गया है। उनके नियंत्रण को ही देखकर सब चीज़ें हो रही हैं। अब जो हमारे बैंक हैं, भारत के व्यापारिक बैंक हैं, इनका नियंत्रण विदेशी व्यापार पर कम होता चला गया और विदेशियों का अधिक होता चला गया। जनता में बैंकिंग की आदत का ना होना, जनता आज क्या कर रही है, आज क्या ये प्राचीन काल से चलन आ रहा है कि बैंक पर विश्वास कम रखते हैं और अन्य वस्तु पर, जैसे ज़मीन पर
ज़मीन खरीद करना या सोना खरीदना या और किसी अन्य कार्य में पैसे लगाना, पर बैंक में आदत लोगों की कम है और वो आदत के कारण ही बैंक जो है वो नित्य प्रति कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। तो लेकिन अब जब से कैशलेस हुआ है, जब से हमारी सरकार ने, हमारे देश की सरकार ने ये सारी चीज़ें सोची हैं कि हमारे देश में डिजिटल इंडिया होना चाहिए, कैशलेस इंडिया होना चाहिए, वो इसलिए तब से बैंक की आदत लोगों की बढ़ रही है। अब लगता है कि सुधार हो सकता है, तो ये पॉइंट भी आप इसमें बढ़ा सकते हैं। सहायक संस्थाओं का अभाव, स्टेट बैंक से प्रतिस्पर्धा। देखिए ये एक भी कह पॉइंट कह सकते हो, उन्हें दो भी कह सकते हो। सहायक संस्थाओं का अभाव, ये देखिए जो इनकी सहायक संस्थाएं हैं उनका अभाव है ही नहीं इनकी सहायक संस्था जो इन्हें सहायता प्रदान करें। ये स्वतः ही अपने बलबूते पर कार्य कर रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात होती है। स्टेट बैंक से प्रतिस्पर्धा, स्टेट बैंक जो सीधा ही आरबीआई बैंक का एजेंट होता है, यानी कि रिजर्व बैंक से सीधा कनेक्ट होता है एसबीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और वो इन्हीं व्यापारिक बैंकों की श्रेणियों में गिना जाता है। तो इन व्यापारिक बैंकों का, जैसे कि आपने सुना होगा, पंजाब नेशनल बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, पंजाब एंड सिंध बैंक है, यूको बैंक है, जी हाँ, केनरा बैंक है, ऐसी देना बैंक है, इलाहाबाद बैंक है। ये सभी बैंकों की तुलना हम एसबीआई से करते हैं, जबकि एसबीआई तो आरबीआई का एक एजेंट बैंक है, आरबीआई का एक प्रतिनिधि के रूप में। जिस शहर में आरबीआई की शाखा नहीं होती वहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया केंद्रीय बैंक संबंधी कार्य भी करता है। तो ऐसे में हम उससे इनकी प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन कैसे कर सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट यहाँ पर आप नोट करने वाला है। एसबीआई से कंपटीशन। यंत्रीकरण की कमी का पाया जाना, इन बैंकों में जो डिजिटलाइजेशन है, कंप्यूटरी वर्क है और जो टेक्निकल वर्क है, उनमें कमी दिखी है। अब जाकर धीरे धीरे सुधार हो रहा है, लेकिन अगर मैं कुछ समय पहले की बात करूं तो इंटरनेट वर्किंग अच्छी नहीं थी, सुविधाएं नहीं थी, सब चीज़ें एक मतलब जैसे एटीएम की सुविधा होती है, सीडीएम होती है, कैश डिपॉजिट मशीन, इन सेवाओं की सुविधाएं बहुत कम थी, जिस कारण इन कमी आ जाने के कारण हम ये कह सकते हैं कि यंत्रीकरण में कमी के कारण भी इन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। संगठित मुद्रा बाजार की कमी, संगठित मुद्रा बाजार मतलब जो एक ऐसा मुद्रा बाजार जहाँ पे सबके एक समूह बना होता है, एक दूसरे को सहायता करते हैं, तो वहाँ पर भी एक बहुत बड़ी कमी है। इसकी कमी के कारण ही इन बैंकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। क्रेडिट पत्रों का कम होना, क्रेडिट पत्र आप लोग जानते हैं कि जो साख पत्र भी कहते हैं, इनकी कमी निरंतर होती जा रही है। इनकी कमी के कारण ही इन बैंकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। तो इन बैंकों का कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, ये संभवतः आप लोग जानते ही हैं इन सभी के बारे में। जी हाँ, अगली बात करें हम अगले पॉइंट के बारे में। जी हाँ, अब ये सारी कठिनाइयाँ हैं, अब इन कठिनाइयों के लिए क्या सुझाव आपके हो सकते हैं। सबसे पहला सुझाव जिससे इनकी उन्नति हो जाए, प्रांतीय भाषाओं का प्रयोग करना। देखिए अभी सारे बैंकों में हम इंग्लिश का ही यूज़ करते हैं, जबकि आप जानते हैं हमारे देश में अलग अलग राज्य में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी, जी हाँ, ऐसी तमिलनाडु में तमिल और अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। तो उन भाषाओं के आधार पर ही इन बैंकों में स्थानीय या प्रांतीय भाषाओं का प्रयोग होना चाहिए, जिससे लोगों का विश्वास इनमें बढ़ेगा और लोग इनमें रुचि अधिक दिखाएंगे। अगला आता है नई शाखाओं की स्थापना करना। इन बैंकों की जिन शहरों में आवश्यकताएं हैं, जिन जगहों पर आवश्यकताएं हैं, वहाँ पर नई शाखाएं खोलनी चाहिए। जी हाँ, वहाँ पर नई शाखाएं आपको खोलनी चाहिए जहाँ पर इनकी आवश्यकताएं हैं। जबकि हो क्या रहा है, जहाँ पर आवश्यकताएं कम हैं वहाँ पर एक से अधिक शाखाएं खुली हैं, जिन कारण इनकी असुविधा हो रही है। आप भी अपने शहर में देख सकते हैं, जहाँ पर आवश्यकताएं नहीं है वहाँ पर कई बैंक होंगे और जिन जगह आवश्यकता है वहाँ एक आधी कोई बैंक देखने को मिलेगा। कुशल प्रबंध का न होना, ये भी कमी है। और कुशल प्रबंध होना चाहिए। कुशल प्रबंध के बिना नहीं कुछ हो सकता। कुशल प्रबंध अगर नहीं है तो कैसे हम किसी भी बैंक को आगे बढ़ा सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। यंत्रीकरण को प्रोत्साहन देना, जो यंत्रीकरण है, जैसे आज कंप्यूटर टेक्निक है, एडवांस कंप्यूटर होने चाहिए, टेक्निकल अच्छी होनी चाहिए, 5G की स्पीड होनी चाहिए, जो भी टेक्निकल वर्क है वो आपके होते रहें, इसे हम यंत्रीकरण को प्रोत्साहन कहते हैं, ये ज़रूर होना चाहिए। बैंकिंग शिक्षा को प्रोत्साहन, आप जानते हैं एक एजुकेशन आती है जिसे कहते हैं डिप्लोमा ऑफ बैंकिंग।
बैंकिंग के बारे में, तो बैंक में जो कार्य करने वाले लोग हैं उन्हें बैंकिंग की अच्छी ज्ञान होना चाहिए। साथ में सामान्य जनता को भी बैंकिंग का अध्ययन कराया जाना चाहिए, जिससे कि उन लोगों की बैंक के प्रति रुचि जागृत हो और वो लोग बैंक में अपने खाते खोलें और लेन देन करें। इसके लिए भी विशेष प्रावधान होना चाहिए। बैंकिंग शिक्षा को प्रोत्साहन देना चाहिए। कार्य क्षेत्र का बंटवारा होना चाहिए कि किस बैंक को क्या काम करना है, किस बैंक को किस एरिया में रहना है, कितना एरिया एक बैंक के अंडर में आता है, कौन कौन सा कार्य कौन कौन सा डिपार्टमेंट्स करेगा। ये छोटी छोटी बातें इन सभी बैंकों के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, जिन्हें हम कार्य क्षेत्र का बंटवारा कहते हैं। विदेशी बैंकों पर प्रतिबंध। विदेशी बैंक जितने भी हमारे देश में खोले जा रहे हैं इन सभी पर प्रतिबंध होना चाहिए, क्योंकि ये बैंक आने से, जैसे सिटी बैंक है वो आपका विदेशी बैंक है, ऐसी बहुत सारे बैंक है, अगर वो बैंक हमारे देश में आते हैं तो हमारे देश की पूंजी, हमारे देश का धन वो अपने देश में ले जा रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ी कमी है और एक बहुत बड़ा डिफ़ॉल्ट है। और इस डिफ़ॉल्ट को दूर करना है विदेशी बैंकों पर प्रतिबंध लगाकर। जी हाँ, लगन जिसे कहते हैं लगान, ये सही नहीं लिखा हुआ है, लगान स्टाम्प करों से मुक्ति। जो बैंकों को लगान स्टाम्प कर दिए जा रहे हैं उसके करों पे इन्हें छूट देनी चाहिए, जिससे कि ये लोग अपना व्यापार करने में स्वतंत्र रहें। ऋण प्रदान करने की नीति में परिवर्तन होना चाहिए। जो बैंक ये ऋण प्रदान करते हैं सामान्य जनता को, और जो बड़े बैंक जैसे कि SBI, RBI इन्हें ऋण प्रदान करता है, उनकी नीति में, टेक्निक में फ़र्क होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए, वो और सरल होना चाहिए, जिससे कि ऋण लेना आसान हो। और थोड़ा सा जो कहते हैं जी हाँ, थोड़ी सी प्राइवेसी भी रखनी चाहिए कि किसे ऋण देना है किसे नहीं देना है। ये छोटी छोटी बातें देखनी होती हैं, उसे हम कहते हैं ऋण प्रदान करने की नीति में परिवर्तन। सहायक संस्थाओं को स्थापित करना। अब देखिए सहायक संस्थाएं कौन सी होती हैं, आप लोग सभी जानते हैं कि जैसे कि सहायक संस्थाएं होती हैं, जैसे एक बैंक है, उस बैंक की अगर अलग अलग संस्थाएं खोल दी जाएं जो उसको अलग अलग सामान्य जानकारी देंगी, जनता के बारे में, निवेश के बारे में, उद्योगों के बारे में, व्यापार के बारे में और सरकार की नीतियों के बारे में, तो ये बैंक और अच्छे से काम कर पाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें देखनी चाहिए बैंकों को उन्नति के मार्ग पर आगे ले जाने के लिए। ये ही नहीं, और भी सुझाव हो सकते हैं जो बच्चों आप अपने आप इनमें लिख सकते हैं और इन्हें देख सकते हैं। जी हाँ, सहायक संस्था स्थापित करके ऐसे बहुत सारे आपके सुझाव हैं जो आप अपने पास से भी लिख सकते हैं। बस आपको बैंकों की कार्यविधि के बारे में पता होना चाहिए। तो आज हमारे विषय में, हमारे इस अध्ययन में, हमारे इस टॉपिक पर आपने जो कुछ भी पढ़ा उसके लिए आपका मैनी थैंक्स। आपने ज्वाइन किया अपने इस क्लास को। और भी अधिक जानकारी के लिए आप देखते रहिए। जी हाँ, क्योंकि वाणिज्य के कक्षा 10 के जितने भी और अन्य पाठ हैं उन सभी के लिए अलग अलग आपको वीडियो, जी हाँ, आपको वीडियो प्रोवाइड की जा रही हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं गौरव शर्मा, प्रवक्ता स्टार पेपर मिल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज सहारनपुर से आप सभी बच्चों का एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं कि आपने पूरा वीडियो देखा और समझा व्यापारिक बैंक क्या होते हैं। धन्यवाद आप सभी भैया और बहनों का।